देखो, हम लोग लास्ट वीडियो में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़े थे। तुमको बताए थे कि किरचॉफ्स का दो लॉ है। जो पहला लॉ था उसको किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, या उसी को जंक्शन रूल कहे थे, या उसी को पॉइंट रूल कहे थे, या सिंपली करंट लॉ कहे थे, क्योंकि जो किरचॉफ का पहला नियम था वो करंट के बारे में बता रहा था, जो कि बहुत सिंपल था कि कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा। मतलब पूरा जो लॉ का जो निष्कर्ष था वही निकला था कि किसी भी बिंदु पर जितना करंट आएगा उतना करंट उस बिंदु से जाएगा। अब हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ देखने जा रहे हैं। इसका भी बहुत सारा नाम है। इसको लूप रूल कहते हैं, और इसको मेश रूल भी कहते हैं, और इसी को केवीएल कहते हैं। केवीएल का मतलब हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये सब में से कुछ भी अगर तुमको मिलता है तो इसका मतलब है कि ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। यहाँ केवीएल है। हम लोग इससे पहले वाले में केसीएल देखे थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, और यहाँ पर केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाम से ये स्पष्ट है कि ये वोल्टेज का लॉ है। इसमें वोल्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी को मेश रूल कहते हैं। मेश का मतलब ऐसे जाल होता है। लूप रूल भी कहते हैं। लूप को हिंदी में भी लूप ही लिखते हैं। एक्चुअली जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे तो तुमको बताएंगे कि लूप क्या होता है, लूप किसको कहते हैं। तो ये लॉ भी बहुत एक्चुअली किरचॉफ्स लॉ ही पूरा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा या सिंपल सर्किट भी है तो हम लोग उसको किरचॉफ्स लॉ लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग किरचॉफ्स के सेकेंड रूल को देखते हैं। जनरली हम लोग बोलचाल के भाषा में इसको वोल्टेज लॉ कहते हैं, और जो किरचॉफ का पहला नियम था उसको करंट का नियम कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम था इसको जंक्शन पर लगाते हैं या किसी पॉइंट पर लगाते हैं, जबकि जो सेकेंड लॉ है, लूप रूल है, इसे हम लोग लूप में लगाते हैं, एक बंद परिपथ में लगाते हैं, बंद इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं, इसलिए इसको लूप रूल कहते हैं या मेश रूल भी कहते हैं। तो इस रूल को समझने से पहले हमको कुछ कन्वेंशन है जो समझना होगा। कन्वेंशन का मतलब है कुछ परिपाटी है जो हम लेते हैं। ये जो परिपाटी बता रहे हैं इसमें कुछ अलग अलग जो किताब है वो उसको अलग तरीके से भी लिखता है, लेकिन हम जो तुमको बता रहे हैं ये सबसे सिंपल है और लॉजिकल भी है, जिसको तुम इजीली समझ सकते हो। और अगर एक कन्वेंशन को तुम समझते हो तो फिर तुम्हारा 50% काम जो है वो केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हो गया। तो कुछ कन्वेंशन हम समझते हैं कि कन्वेंशन क्या है। तो ये हेडिंग तुम लोग दे दोगे और इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो कन्वेंशन पहला, जैसे मान लो कि ये एक रेसिस्टेंस है और इसका जो रेसिस्टेंस है वो R है, और सपोज ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, और इसमें I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। क्या हो गया कि एक वायर है या एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, जिससे I करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसके वोल्टेज को लिखते हैं कि इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज V है, और ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वही वोल्टेज देता है, या
जिस रेसिस्टेंस से या जिस कंडक्टर से या जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका प्रतिरोध और धारा मतलब रेसिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों पॉइंट के या उन दोनों के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को लिखें, तो तुमको बताए थे कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसका मतलब है कि ए का विभव यहाँ पर ज़्यादा होगा और बी का विभव क्या होगा, कम होगा। तो जब हम भी ए बी लिखेंगे, इसका मतलब भी ए माइनस भी बी, तो बराबर धारा गुना कितना हो जाएगा, प्रतिरोध, यानी कि आई और इंटू आर। तो इसको हम लोग भी माने हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इतना बराबर कितना हो गया, भी, यानी कि भी बराबर हो गया आई और इंटू आर। एक चीज़ गौर करना कि चूंकि हम ए से बी के डायरेक्शन में जा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखे हैं वो भी ए माइनस भी वी है, भी ए भी निकालना था। तो चूंकि धारा इधर से इधर जब जा रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। अगर हम यहाँ का पोटेंशियल लिखें तो लिख सकते हैं कि भी ए है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, भी बी है। तो चूंकि करंट इधर से इधर जा रहा, मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन कितना होगा, भी बी होगा, क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो जब भी ए भी बी से बड़ा है, तो जब भी ए में भी बी को घटाएंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये जो हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। जैसे ये कोई वायर है और ये रेसिस्टेंस है, इस टर्मिनल को ए लिखे हैं और इस टर्मिनल को बी लिखे हैं। मान लेते हैं कि इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और यहाँ का पोटेंशियल जो है, ए का पोटेंशियल को हम लोग भी ए लिखे थे और यहाँ का पोटेंशियल को हम भी बी लिखे हैं। इस बार हम भी बी ए निकालना चाह रहे हैं, तो भी बी ए का मतलब कितना हो गया, भी बी और माइनस भी ए निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि करंट भी ए से भी बी की तरफ जा रहा, तो ये डिफिनिट है कि यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन क्या होगा, भी बी होगा। जो भी ए का मान होगा वो भी बी से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम भी बी माइनस भी ए निकाल रहे हैं और भी ए ये जो वैल्यू है ये बड़ा है, तो किसी छोटा चीज़ में जब बड़ा क्वांटिटी को घटाते हैं तो पूरा क्वांटिटी निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अब इसका जो वोल्टेज होगा, यानी करंट इंटू रेसिस्टेंस जो हम लोग करेंगे, आई इंटू आर, ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे भी मानते हैं तो यहाँ पे जो भी होगा वो हो जाएगा आई इंटू आर। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हुआ वो किस में हो गया, निगेटिव आ गया। तो देखो ये तो लॉजिक हुआ कि क्यों पॉजिटिव हुआ और क्यों निगेटिव हुआ। क्योंकि जब करंट इधर से इधर जा रहा था तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ का पोटेंशियल कम है, और हम ज़्यादा में कम को घटा रहे हैं तो स्वाभाविक है जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम भी बी माइनस भी ए कर रहे हैं तो चूँकि यहाँ पे भी ए बड़ा था, यानी कि छोटा पोटेंशियल में बड़ा पोटेंशियल को हम माइनस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो वैल्यू निगेटिव आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखें। अब जब ऐसा चीज़ सर्किट में आता है तो हम लोग इतना नहीं सोचेंगे। ये तुमको हम लॉजिक बताए थे, मतलब कि ये अगर हम डायरेक्ट बता देते कि इसको प्लस आई आर लिखो, इसको माइनस आई आर लिखो, तो हो सकता है तुम्हारे मन में एक डाउट रहता कि यहाँ पे प्लस क्यों किए, माइनस क्यों किए। तो ध्यान देना कि अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे करंट इधर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं तो प्लस, यहाँ पर क्या हुआ कि करंट इधर जा रहा था जबकि हम पोटेंशियल डिफरेंस भी माइनस भी ए लिखे हैं, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे
तो पोटेंशियल जो लिखेंगे वो पोटेंशियल को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में या जब हमको कहीं भी KVL लगाना है तो हम लोग इतना पूरा चीज़ को नहीं समझें, मतलब सोचना है, बस तुम ये देखो कि तुम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो सिंपल करंट इंटू रेसिस्टेंस कर दो, वो वैल्यू प्लस में होगा। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो वहाँ पे माइनस लगा दो, है ना। क्यों माइनस हुआ वो तुमको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर करंट के उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। तो चाहो तो इसको तुम नोट में यहाँ पे कहीं लिख लो, जो याद रखोगे कि करंट के डायरेक्शन में चलने पर या करंट के डायरेक्शन में V बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। और दूसरा हो गया कि एक सेकेंड, हाँ, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो V बराबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो ये जो पूरा इतना तुमको हम समझाए हैं उसका जो मोरल ऑफ स्टोरी है वो यही है कि जब भी हम ऐसा करेंगे, किरचॉफ्स के लॉ को लगाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हुए हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख रहे हैं तो पॉजिटिव होगा I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकालने का तरीका यही है, करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट इंटू रेसिस्टेंस तो करेंगे ही करेंगे, अगर उसके करंट के डायरेक्शन में है तो प्लस और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंट और है तो इसको तुम लोग पॉज करके लिख लोगे। हाँ, तो हम लोग तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट में सेल होगा। जैसे ये एक सेल है, तो बताया था तुमको कि सेल का सिंबल में एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन रखते हैं। और मान लो कि ये सेल का जो EMF है, विद्युत वाहक बल है, वो E है। और अभी हम लोग आइडियल सेल लिए हैं। आइडियल सेल का मतलब हो गया कि इसमें इसका कोई अपना इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। और चौथा भी कुछ इसी तरह से बनाते हैं। इस सेल का जो EMF है, विद्युत वाहक बल है, वो E है। अब थोड़ा सा समझो। अच्छा, इतना तुम जानते हो कि कोई भी सेल में जब हम सेल के सिंबल को लिखते हैं तो जो बड़ा लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस होगा। और ये जो छोटा लाइन है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें ये पॉजिटिव होगा और ये इधर वाला लाइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इतना क्लियर है। अब इस देखो सेल में जो तुमको हम कन्वेंशन बता रहे हैं, ये जो इसके पहले बताया वो सारे बुक में सेम रहता है। इसका कन्वेंशन कोई कोई बुक अलग तरीके से भी लेता है। जैसे हम बता रहे, हो सकता है तुमको उसका उल्टा दिखे, तो ये मत समझना कि ये गलत है, ये कन्वेंशन है। तुम जैसे मान के चल रहे हो उसी को मान के पूरा सारे सर्किट में हर जगह वही चीज़ को मानो, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। और जो किताब में उल्टा ले रहा है वो भी सही है, जो हम बता रहे हैं वो भी सही है। तो ये अपना अपना ऑथर का, टीचर का बताने का अपना तरीका होता है।
तो हम तुमको थोड़ा सा इसको लॉजिकल बनाते हैं ताकि तुमको ये याद करना ना पड़े कि किस में क्या होगा। अब तुम बात को ज़रा समझो कि अगर एक सेल है तो सेल दो चीज़ हो सकता है, या तो वो चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं कि अगर एक सेल है तो वह सेल में दो चीज़ हो रहा होगा, या तो वो चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा। अब बताओ कि वो डिस्चार्ज कब होगा और चार्ज कब होगा। कब हम कहते हैं कि कोई सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि अगर वो सेल करंट दे रहा है, किसी परिपथ में करंट उससे निकल रहा है सेल से या किसी भी बैटरी से। मान लो कि अभी लाइट कटा हुआ है और हम पंखा को या बल्ब को जो भी है वो हम लोग अब इन्वर्टर के जरिए बैटरी से करंट लेना शुरू करें और बैटरी का यूज करें, तो वो बैटरी अभी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। क्या कर रहा है बैटरी कि करंट सर्किट में दे रहा है, ठीक। और चार्ज कब होगा, जब लाइट आ जाए, और चार्जिंग का मतलब कि वो करंट लेना शुरू कर दिया, यानी करंट हम उसको दे रहे हैं। तो जब हम करंट देंगे तो सेल चार्ज होगा, जब सेल हमको करंट देगा तो वो डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? क्या बोले कि एक सेकेंड हाँ, तो बता रहे थे कि सेल अगर करंट दे रहा है या सेल से हम करंट ले रहे हैं तो वो डिस्चार्ज होगा, और अगर सेल को हम करंट दे रहे हैं या सेल करंट ले रहा है किसी भी सोर्स से तो वो चार्ज होगा, ठीक। अच्छा, जैसे मान लो कि ये बैटरी है, इसी को मान लो कि ये बैटरी है और इसका ऊपर का टर्मिनल प्लस है, नीचे का टर्मिनल माइनस है। तो हम लोग जो करंट दिखाते हैं किधर दिखाते हैं कि प्लस से निकलता है, ठीक। जब करंट प्लस से निकल रहा है मतलब ये करंट दे रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है ना। और अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो करंट को देंगे तो वो करंट प्लस से घुसेगा, जब करंट प्लस से घुसेगा तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इस दो चीज़ को अगर तुम पकड़ लेते हो किसी भी सर्किट में तो तुमसे गलती नहीं होगा। जनरली जो स्टूडेंट से गलती होता है वो क्या होता है कि जब वो करंट को चलाता है तो वो जल्दीबाजी में ये समझ नहीं पाता है कि सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि जब तुम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को, तब तुम जब केवीएल को लगाओगे तो तुम्हारा केवीएल में गलती हो जाएगा। तो एक चीज़ को तुम दिमाग में नोट कर लो कि अगर प्लस से करंट निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और प्लस में करंट घुस रहा है तब क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसको कहीं कॉपी में तुम नोट कर लोगे कि सेल में प्लस से करंट निकल रहा है इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर प्लस से करंट घुस रहा है इसका मतलब चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये करंट इससे निकल रहा होगा प्लस से तो ऐसा होगा। मान लो इससे करंट आई को दिखाए जो निकल रहा है, तो जब स्वाभाविक है जब करंट प्लस से निकलेगा तो ये सर्किट में यहाँ आने के बाद ये इनसाइड द सेल के अंदर में करंट माइनस से क्या होगा, प्लस होगा। प्लस तभी निकलेगा जब कोई करंट माइनस से घुस रहा होगा, क्योंकि हमेशा धारा जो है वो बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। कोई भी सेल में जैसे ये प्लस है, अगर करंट ऐसे निकल रहा होगा तो यहाँ आने के बाद फाइनली वो करंट माइनस से घुसेगा तब तो प्लस से निकलेगा, है ना। तो सेल के अंदर में जो करंट है उसको माइनस से प्लस, तो अगर ये करंट प्लस से निकला, देखो इधर निकल रहा है, इसका मतलब ये सेल क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। और करंट अगर प्लस से घुस रहा है जैसे ऐसे हो रहा है, यानी करंट को हम दे रहे हैं तो अंदर में भी करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और करंट इधर माइनस से निकलने लगेगा। तो तुम बस एक चीज़ पर सोचना, पॉजिटिव प्लेट पर बस, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो प्लस वाला है उस पर देखो, क्योंकि नेगेटिव में उसका उल्टा होगा। जब यहाँ हम कह रहे हैं कि प्लस से निकल रहा है तो ये भी कह सकते थे कि माइनस से घुस रहा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तुमको प्लस याद रखें कि माइनस याद रखें, तो ये सब झंझट में मत पड़ो। सिर्फ एक टर्मिनल को देखो प्लस, कि प्लस से निकलेगा मतलब डिस्चार्ज, प्लस से घुसेगा मतलब चार्ज। तो ये तुम दो चीज़ समझ गए कि डिस्चार्ज में कब होगा, मतलब डिस्चार्जिंग का केस कब होगा और चार्जिंग का केस कब होगा।
डिस्चार्जिंग में क्या होगा, प्लस से इधर नोट में कर देते हैं, प्लस पॉजिटिव से निकलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव में घुसेगा। एकदम ठेठ में लिखे हैं ताकि तुमको एकदम दिमाग में भी घुस जाए, है ना। तो अगर पॉजिटिव से निकलेगा मतलब डिस्चार्ज, और पॉजिटिव में घुसेगा मतलब चार्ज। जब ये डिस्चार्ज होगा तो जब हम इसके वोल्टेज को लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। यही चीज़ बुक में कोई बुक में अलग रहता है, किसी में प्लस कर देता है इसको, है ना। तो वो भी सही है, जो हम बता रहे हैं तुमको वो भी सही है। वो डिपेंड करता है कि कौन तुमको किस किताब से, ऑथर में भी अगर तुम 4 किताब को पढ़ोगे तो हो सकता है कि 2 इस तरह से फ्लो कर रहा होगा, 2 दूसरे तरीके से कर रहा होगा। तो ये ज़्यादा लॉजिकल है, इसलिए तुमको हम ये बताए कि अगर डिस्चार्ज होगा तो उस सेल के ईएमएफ को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। और अगर वो चार्ज होगा तो उस सेल के ईएमएफ को किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें जो कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, वो सेल होगा, रेसिस्टेंस होगा, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। हालांकि अभी ये सब नहीं आएगा, अभी तुमको बस जो भी सर्किट मिलेगा उसमें सेल होगा और रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस में दोनों हो सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल का मतलब कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। नहीं रहा है इसका मतलब है वो आइडियल है, जबकि आइडियल कोई चीज़ दुनिया में होता नहीं है। और जो बाहर का रेसिस्टेंस है तो वो एक्सटर्नल रहेगा ही रहेगा। तुमको हम दोनों बताएंगे कि जब एग्जांपल में कि जब सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, और नहीं रहेगा तब क्या। कोई खास अंतर नहीं, बहुत सिंपल है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो 4 कन्वेंशन तुमको बताए, अभी जो बताए इसमें ये समझना है कि सेल चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में है। अगर डिस्चार्जिंग में है तो उसके ईएमएफ को माइनस में लिखना है, अगर चार्जिंग में है तो उसके ईएमएफ को प्लस में लिखना है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब प्लस से निकलेगा, अगर डिस्चार्ज हो रहा है प्लस में घुसेगा, जो नीचे लिख भी दिए। तो इतना चीज़ को अगर तुम समझ लेते हो, समझ गए हो, तो इसका मतलब है कि समझो कि तुम्हारा जो केवीएल है, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, वो क्लियर है। अच्छा, लॉ याद तो करना ही करना, क्योंकि एग्ज़ाम में तुमको लिखना पड़ेगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ को समझना, किसी भी लॉ को। साइंस में तुम न्यूटन का ही लॉ पढ़ते हो, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ पढ़ते, जितना भी लॉ है, ओम्स लॉ है, कोई भी लॉ जब हम पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ तुमको याद है कि नहीं है, ये ज़रूरी है कि वो लॉ को तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसको तुमको अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, याद तो करना ही है, क्योंकि तुमको एग्ज़ाम अभी जो बोर्ड दोगे तो उसमें तुमको वो चीज़ को लिखना होगा। लेकिन जब तुम कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ पे तुमको लॉ नहीं पूछता है, वो एक्चुअली उस लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम होता है जिसको तुमको सॉल्व करना होता है। और वो तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम उस लॉ को अच्छे से समझ रहे हो, है ना। क्योंकि अगर याद करने का ही बात रहे तब तो वो फिर हिस्ट्री टाइप हो जाएगा कि बस चलो याद कर लिए। लेकिन नहीं, मेन चीज़ फिजिक्स में ये होता है कि लॉ को हम समझें, है ना। तो 4 पॉइंट था, 1 बाय 1 हम फिर से कन्वेंशन को बता देते हैं। पहला था कि रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस है तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं तो V बराबर IR प्लस में। अगर हम करंट के उल्टा चल रहे हैं तब जब हम वोल्टेज को लिखेंगे तो V बराबर माइनस IR। क्यों प्लस क्यों माइनस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर लास्ट 2 सेल रहेगा, तो सेल में क्या करेंगे कि सेल को ये समझेंगे कि पहले वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके विद्युत वाहक बल को माइनस में लिखेंगे, अगर चार्ज हो रहा है तो उसके विद्युत वाहक बल को प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे और हम इसको मिटाते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी लॉ को लिखाने से पहले तुमको लॉ को लगा के दिखाते हैं कि लॉ को कैसे यूज करते हैं। जब लॉ को हम लगा देंगे तो तुमको जब लॉ हम बोलेंगे तो तुमको याद करने में वो सुविधा हो जाएगा। तुम चीज़ को समझ लोगे तो तुम अपने भाषा में भी उसको बोल सकते हो। तो जैसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, अच्छा देखो इसमें भी क्या है कि तुमको हो सकता है कि तुम अलग अलग टीचर का वीडियो देखो या किसी अलग किताब को पढ़ो, तो उसमें उनका बताने का तरीका हर टीचर का अपना अपना होता है और मेरा भी खुद का अपना है। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम उस मेथड को बताएं। मेथड मान लो हम सारा जान रहे हैं, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि हम सारे मेथड को तुमसे शेयर करें या सारा मेथड को बताएं। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम उस मेथड से तुमको बताएं जो तुम्हारे लिए सिंपल हो, जिससे तुमको समझने में सुविधा हो जाए, है ना। तो देखो इसमें जैसे मान लो कि हम एक सर्किट लिए हैं, देखो मान लो कि ये हम एक सर्किट लिए, है ना, एक परिपथ है। ये जो इस तरह से हम लोग इसका जो पाथ बनाए हैं, इसी चीज़ को लूप कहते हैं। ये जो है इसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तुम देख रहे होगे कि इस सर्किट में हम ये देखो रैंडम है, कुछ कहीं से हम लिखे नहीं, बस अपने मन से एक सर्किट को बना दिए और इसमें हम KVL को लगाएंगे। तो मेरे लिए हमको सीखना था कि KVL को कैसे लगाया जाता है। तो देखो इसमें 3 सेल है, E1, E2, E3, जितना चाहो उतना लगा सकते हो। हम बस एक एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। इसमें हम फिर क्वेश्चन को करके भी तुमको दिखाएंगे जस्ट इसके बाद कुछ सर्किट को, ताकि तुम्हारा जो किरचॉफ्स लॉ है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो 3 सेल है, E1, E2, E3। रेसिस्टेंस भी लिए हैं R1, R2, R3, R4, लेकिन ये जो भी रेसिस्टेंस लिए हैं सब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। हम सेल को आइडियल मान लिए, सेल के किसी इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाए हैं। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को भी लेंगे, है ना। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल ही है। अब देखो इसमें क्या है कि अभी E1, E2, E3 के टर्म में, R1, R2, R3 के टर्म में है। अभी किसी सेल का EMF नहीं दिया हुआ है कि 10 वोल्ट का है कि 50 वोल्ट का है कि 30 वोल्ट का है कि 60 वोल्ट का है। तो अभी हम जनरल ले रहे हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, जब दिया हुआ रहेगा तब तुमको बताएंगे कि वहाँ क्या करेंगे। बाकी तुम किरचॉफ्स लॉ किसी भी सेल से शुरू कर सकते हो। तो किरचॉफ्स लॉ को लगाने से पहले तुम क्या करो कि इस सर्किट में किसी एक सेल से, ध्यान देना, किसी भी एक सेल से जिससे तुमको मन करे। जैसे इसमें किसी से हम कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन अगर सेल का EMF दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम सजेस्ट करते हैं कि तुम उस सेल से करंट को चलाना जो सेल ज़्यादा EMF का है, यानी कि जिसका EMF वैल्यू ज़्यादा है। जैसे अगर यहीं पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट रहता तो हम तुमको बोलते कि उस सेल से करंट को चलाओ जो 40 वोल्ट का है। उससे होता क्या है कि ज़्यादातर केस में, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर केस में तुम जब सॉल्व करोगे तो करंट का डायरेक्शन भी वही होगा जो तुम लिए हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि करंट का वैल्यू माइनस में आता है। करंट का वैल्यू माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि करंट का डायरेक्शन उल्टा है, और करंट का डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब हुआ कि जिस सेल को हम डिस्चार्ज किए हैं, क्योंकि जब तुम करंट को चलाओगे उस सेल से, इसका मतलब वो सेल डिस्चार्ज होगा। तो उस सर्किट में जितना सेल आएगा
हो सकता है कुछ सेल चार्ज भी हो रहा हो और कुछ सेल डिस्चार्ज भी हो रहा हो, लेकिन जब करंट माइनस में आएगा तो इसका मतलब है कि जो तुम लिए हो वो उल्टा हो गया है। यानी कि जिस सेल को तुम समझ रहे थे कि डिस्चार्ज हो रहा है, वास्तविक में वो चार्ज हो रहा होगा, और जिस सेल को तुम ये समझे कि चार्ज हो रहा है वही डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम किसी एक से चलाते हैं। जैसे मान लो हम E1 से शुरू कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना कि जहाँ जहाँ सेल है उसमें प्लस माइनस को मार्क कर देना। तो देखो इसमें यहाँ पर प्लस है शुरू में, क्योंकि इनिशियली तुमसे गलती होगा, जब तुम बहुत सारा क्वेश्चन को कर लोगे तो जब तुम फ्रैंक हो जाओगे तब तुमको प्लस माइनस उतना करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट भी इक्वेशन को लिखोगे तो सही ही बनेगा। लेकिन अगर शुरू से डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो सीखोगे भी नहीं और गलती भी होगा। तो प्लस माइनस कर दिए, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस। हम जानते हैं कि इतना तुमको दिक्कत नहीं होगा प्लस माइनस करने में, क्योंकि जो बड़ा लाइन है वो प्लस है, जो छोटा लाइन है वो माइनस, उसमें कोई खास बात नहीं है। अब बताया तुमको कि किसी एक सेल को पकड़ो और उस सेल से करंट को चला दो। तो जैसे हम इस सेल को पकड़े, इससे करंट चलाएंगे। जब करंट चलाएंगे तो करंट, चूँकि ये प्लस इधर है तो करंट इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो करंट जाने का मतलब ये हुआ कि इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो मान लो करंट कितना गया? आई चूँकि एक ही वायर है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, सबका कनेक्शन ऐसे किया हुआ है। अगर यहाँ पे और इधर रहता तो करंट यहाँ से बढ़ता, इधर कुछ और करंट जाता, इधर कुछ और करंट जाता। तो वो भी हम कर रहेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। तो करंट आई चला, इसमें ऐसे चला, इस तरह से ये घूमते हुए पूरे सर्किट से फिर इसी सेल पर पहुंच जाएगा जहां से ये चला था। तो जब भी तुम केवीएल को लगाओगे तो करंट को किसी एक सेल से चलाना, और जितना करंट उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल छोड़ा है या पॉजिटिव टर्मिनल से तुम निकाले हो, पूरा करंट को चलाने के बाद उतना करंट उसके निगेटिव तक पहुंचना चाहिए। तो ध्यान दोगे ये इस चीज़ का सर्किट में। यहाँ तो सिंपल है, खैर यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, एक ही वायर था तो पहुँच ही गया। कहीं कहीं जब 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप आगे बनेगा तो वहाँ पे क्या होता है कि दिक्कत होता है। तो तुमको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी सेल, जिस सेल से करंट को चलाए हैं, पॉजिटिव से जितना करंट निकला है उतना करंट उसके निगेटिव टर्मिनल तक घूम के पहुँचना चाहिए। अगर पहुँच रहा है मतलब जो तुम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किए हो, या जो कह सकते हो कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाए हो वो सही है, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि जो लॉ लगाया है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ आई चला था और आई फिर वापस क्या हो गया? पहुंच गया। क्लियर है? अब क्या करना है? अब इसका एक नाम दे देते हैं, चलो A, B, C और D, ये इस सर्किट का नाम दे दिए। ठीक है, अभी तक हम 2 काम किए। पहला काम क्या किए कि इस सेल में जहाँ प्लस माइनस था उसको मार्क कर दिए हर जगह, और जैसा तुमको बताए कि एक सेल से करंट को चलाओ, तो आई करंट चलाया और उसको पूरा सर्किट में घुमा दिए। ठीक है, अब हम लोग किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को लगाते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, या इसी को लूप रूल कहे या इसी को मेश रूल कहो, क्योंकि हम लूप में लगाएंगे या मेश में लगाएंगे। तो हमेशा जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है इसको बंद परिपथ में लगाया जाता है। बंद परिपथ का मतलब ये हुआ कि जहाँ से हम चलेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे अगर हम अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जिस सेल से तुम करंट को चलाए हो, कोशिश करो कि वहीं से केवीएल लिखना स्टार्ट करें और फिर हम लोग घूम के वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अगर हम यहाँ पे केवीएल को लगाते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि बंद लूप, या ऐसे भी लिख सकते हो कि लूप, नाम दे दो A, B, C, D, A, B, C, D। देखो नाम तो यहीं तक हो गया। A लिखने का मतलब हुआ कि लूप बंद हो चुका है, जहाँ से चला वहाँ पहुँच गया। तो लूप A, B, C, D, A में केवीएल लगाने पर अब केवीएल क्या है? तो केवीएल लॉ हम बोल देते हैं, फिर लगाएंगे तो तुमको लास्ट में फिर हम लिखा देंगे।
तो केवीएल कहता क्या है, या तुम चाहोगे तो अभी ही केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज नियम लिख के डैश दे के तुम स्टेटमेंट को एक दो बार सुन के लिख लोगे कि सेलों तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय परिपथ में, यानी कोई बंद इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें सेल और प्रतिरोध से युक्त है। जैसे देखो यहाँ सेल है, प्रतिरोध है, सेल है, प्रतिरोध है ना। तो सेलों तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर मतलब जितना जगह वोल्टेज होगा, सेल का, रेसिस्टेंस का, है ना, सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहा जाता है, या इसे लूप रूल कहा जाता है, या इसे मेश रूल कहा जाता है, या सिंपली हम लोग इसे वोल्टेज का नियम कहते हैं, है ना। तो अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सेलों तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय परिपथ में, स्टेटमेंट को लिख लोगे भी इसके बाद, कि सेलों तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य होता है ना। इंग्लिश में जो लिखोगे वो ऐसे लिखोगे कि ये सर्किट एसोसिएटेड विथ सेल्स एंड रेसिस्टेंसेस, द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। जितना भी कंपोनेंट है उसके टर्मिनल के अक्रॉस जितना विभवांतर होगा, जितना वोल्टेज होगा, सब का सम जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब थोड़ा सा अगर पहला लॉ में जाओ तो वहाँ पे हम लोग कहे थे कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, जहाँ पे हम कन्वेंशन लिए थे कि आने वाला को प्लस लेना है, जाने वाला को माइनस लेना है। तो वहाँ पे क्या था कि धारा का बीजीय योग शून्य था जंक्शन पर, और यहाँ पर लूप में सभी वोल्टेज का बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा। किरचॉफ का जो पहला नियम था जिसको धारा का नियम कहे थे, वो जो था वो आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लास्ट में नोट में तुमको बताएंगे, और ये बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग कहेंगे कि जो किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो किस पे आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे है। जो फर्स्ट नियम है वो क्या है, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पे है। किरचॉफ के फर्स्ट जो नियम को हम लोग पॉइंट पे लगाते हैं, जंक्शन पे लगाते हैं। किरचॉफ के सेकंड नियम को हम लोग लूप में लगाते हैं, बंद लूप में लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो बंद लूप में हम लोग क्या किए थे, ABCD A, मतलब A से शुरू किया और A तक पहुंच गए और लूप को बंद हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सभी विभवांतर का बीजीय योग शून्य होता है। चलो तुमको बताए थे कि जहाँ जिस सेल से करंट चलाए हो वहाँ से लिखना शुरू करो। अब बताओ कि ये जो सेल E1 है ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो चूँकि प्लस से करंट निकाले थे, स्वाभाविक है ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसको हम D लिखे हैं, बस इसको मिटा देंगे, बस अभी हम लिखे हैं समझाने के लिए तुम। D मतलब डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हो रहा है। चलो तो चलते लिखते जाते हैं। तुमको बताए थे कि जो डिस्चार्ज होता है उसके EMF को हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो चूँकि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा, -E1, फिर प्लस। चूँकि इस बीजीय योग है तो योग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, हर जगह प्लस करते जाएंगे। आगे बढ़ो, सेल के बाद क्या मिला, रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर भी विभवांतर होगा, और रेसिस्टेंस का विभवांतर क्या होता है, धारा गुना प्रतिरोध, तो I गुना R1। और चूँकि करंट के दिशा में ही हम लोग चल रहे हैं इसलिए I इंटू R1 जो होगा वो प्लस में होगा। अगर करंट के उल्टा चलते तो यहाँ पे I इंटू R1 किस में होता है, माइनस में होता है। यानी कि हम लोग एक डायरेक्शन ले लिए, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम लोग लूप में इस तरह से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, है ना। तो चूँकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए I R1 क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस कितना हो गया, I इंटू R1। क्लियर। तो इस सेल का काम हो गया, इस रेसिस्टेंस का काम हो गया। आगे बढ़ो, फिर देखो एक रेसिस्टेंस मिल गया, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस I इंटू R2, क्योंकि वो भी करंट के डायरेक्शन में था तो ये भी प्लस में होगा। तो प्लस I इंटू R2। चलो आगे बढ़ो। अब जैसे ही हम लोग इसको पास करेंगे तो हम लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सेल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। जब सेल पर पहुँचे तो ये सेल को देखना है कि ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखो तुमको बताए थे प्लस से निकलेगा मतलब डिस्चार्ज, प्लस में घुसेगा मतलब चार्ज, ये चार्ज हो रहा है ना। तो जब ये तो मिटा देते हैं, जब ये चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब इसके EMF को हम लोग किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो प्लस E2।
यहाँ तक हो गया, फिर आगे बढ़ो, फिर देखो रेसिस्टेंस मिला, तो फिर करंट इनटू रेसिस्टेंस, और चूँकि करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं तो प्लस आई इंटू R3। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर रेसिस्टेंस मिल गया तो फिर आई और इंटू कितना R4। ठीक है, आगे यहाँ तक, फिर प्लस, इधर जगह नहीं है तो आगे आ रहे हैं प्लस। अब फिर इस सेल को देखो, ये सेल में क्या हो रहा है, देखो इधर से घुस रहा है, इसका मतलब ये इधर से निकलेगा, यानी करंट फाइनली प्लस से निकल रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके EMF को हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -E3। यहाँ पे समझ लो, चूँकि करंट ऐसे जा रहा था, मतलब माइनस से घुसा और प्लस से निकल रहा है, जब भी करंट प्लस से निकल रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज होगा तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में, तो प्लस -E3 यहाँ हो गया। अब इसके बीच में कुछ नहीं है, अब इसके बाद सेल था जिसको हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को रिपीट होना है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ छूट जाए, है ना। तो ध्यान देना कि कोई भी सेल छूटे नहीं, कोई भी रेसिस्टेंस छूटे नहीं, और ऐसा ना हो कि कोई सेल दोबारा लिखा जाए या कोई रेसिस्टेंस का वोल्टेज दोबारा लिखा जाए, तो लॉ गलत हो जाएगा। तो सबका विभवांतर हो गया, और कहता है लॉ क्या, कि इसका जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है, यही KVL था। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोग समझ गए होगे। इस वीडियो को जितना बार हो, 5 बार 10 बार देखना पड़े देखना, लेकिन ये इसको एकदम थ्रू आउट क्लियर कर लेना। हम इसमें एक वीडियो और इस पर बनाएंगे इसी पर, जिसमें कुछ क्वेश्चन को करवा देंगे इसमें, ताकि जो तुम्हारा थोड़ा सा भी कुछ अगर डाउट है तो वो एकदम क्लियर हो जाए। तो क्या किए, एक सेल को लिए, उस सेल से करंट को चला दिए, जितना सेल यहाँ से जितना करंट इसमें छोड़ा था उतना करंट यहाँ तक पहुँच गया, और उसके बाद हम लोग क्या किए कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम को लगा दिए, सेल को देखते गए, एक जिस सेल से करंट चलाए थे वहाँ से लिखना शुरू किए, और देखे कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो माइनस में, चार्ज हो रहा है तो प्लस में, जितना जगह रेसिस्टेंस मिलते गया करंट इंटू रेसिस्टेंस करते गए, और हम लोग आगे बढ़े, और टोटल का सम जो हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही KVL था। ठीक है, अब तुम कहोगे नहीं हम इससे नहीं चलाएंगे, हम E2 से चलाएंगे। ठीक है, तुमको अभी जस्ट हम E2 से भी चला के दिखाते हैं, है ना। इसको मिटा देंगे और हम इसको E2 से करंट को चलाएंगे, तब KVL को लगाएंगे। तुम किसी से भी चलाओगे तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा। अगर करंट माइनस आ रहा है, ये आ सकता है, वैल्यू जब दिया हुआ रहेगा, तो समझ जाना कि तुम जो करंट का डायरेक्शन लिए हो वो उल्टा है, जो एक्चुअल में उसमें करंट घूम रहा होगा सर्किट में उसका उल्टा है। तो उल्टा जब करंट होगा इसका मतलब जो सेल चार्ज हो रहा होगा वो डिस्चार्ज होगा, जो डिस्चार्ज हो रहा होगा वो चार्ज हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर माइनस में भी आएगा तो तुम उसको फिर ठीक कर लोगे, है ना। इसीलिए बोले थे कि अगर कहीं पे सेल का EMF दिया हुआ रहे, जैसे जनरली क्वेश्चन में दिया ही होगा, ये जो थ्योरी बता रहे थे इसलिए इसमें हम लोग मान लिए, तो वो दिया हुआ रहेगा तो तुम हमेशा प्रयास करना कि उस सेल से करंट को चलाना जिस सेल का EMF ज़्यादा है। ये सबसे बेसिक है, इतना अगर तुमको क्लियर है तो इस पर जो भी हम बताएंगे वो सारा कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। तो किरचॉफ का नियम क्या लिखोगे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम या सेकेंड नियम, कि सेलों तथा प्रतिरोधों से युक्त बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजीय योग 0 होता है। ये कर लोगे। फिर इसके बाद नोट बनाओगे, नोट में लिखोगे पहला पॉइंट कि किरचॉफ के सेकेंड नियम को या KVL को या लूप रूल को या मेश रूल को हमेशा बंद विद्युतीय परिपथ में लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम या सेकेंड नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम या सेकेंड रूल या नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि पहले हम बताए थे क्या, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में शॉर्टकट कर सकते हो कि जो KCL था वो क्या था, समेसन I बराबर 0 था। कहाँ पर, तो जंक्शन पर, है ना। जंक्शन पर
समेसन आई बराबर 0 मतलब क्या होगा, जितना भी धारा उसका योग क्या होगा, 0 होगा। और KVL में क्या था कि सभी वोल्टेज का जो सम है, समेसन का मतलब योग होता है, तो सभी वोल्टेज का जो सम है वो 0 होगा। कहाँ पर, तो लूप में, और कह सकते हो बंद लूप में या क्लोज लूप में, है ना। तो ये पहला लॉ जो था उसका सारांश हो गया, और ये सेकेंड लॉ का सारांश हो गया। पहला लॉ में क्या था कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग 0 होगा, और दूसरा में क्या था कि बंद लूप में सभी विभवांतर का बीजीय योग 0 होगा। ठीक है, इसका बहुत यूज आगे भी आने वाला है। इसको, ये सेकेंड लॉ हो गया। अब हम जब सेकेंड लॉ को लिखोगे तो ये एग्जाम्पल में भी इसको लिखोगे, है ना। अब तुमको इसके बाद हम बता रहे हैं कि हाँ, इसी को हम बस एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में कर रहे हैं। जैसे तुमको बताए थे कि E1 से हम चलाए, और कोई बच्चा ऐसा कहता कि नहीं हम E2 से चलाएंगे तब हम KVL को लगाएंगे तब इक्वेशन क्या होगा, तो हम उसको दिखाते हैं। चलो, ये अब ओरिजिनल फिगर हो गया जो हमारा था। है ना। तो ये जो हम प्लस माइनस किए हैं, ये तो इसमें भी करना है। कहीं भी किसी भी सेल से तुम करंट को चलाओ, इतना काम तुमको करना पड़ेगा कि प्लस माइनस कौन सा सेल का टर्मिनल प्लस है कौन माइनस है, वो तुम मार्क कर दोगे। इसलिए मार्क कर दोगे कि तुमको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पकड़ना जो है, जज जो करना है कि कौन चार्जिंग में कौन डिस्चार्जिंग में है, उसमें दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो गलत होगा तो फिर तुम चार्जिंग वाला को डिस्चार्जिंग ले लोगे तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इससे E2 से बताए थे कि E2 से लेके चलना है ना। एग्जाम्पल, तो जैसे इससे चलना है करंट को चलाना, तो इसमें देखो ऐसा नहीं कि करंट अब इधर से चलाएंगे, क्योंकि इसका प्लस इधर है तो ये करंट जब देगा तो ये करंट प्लस से निकलेगा तो ऊपर जाएगा। यानी अब करंट I ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और इस तरह से ये I करंट जितना चला था उतना करंट यहाँ तक पहुँच गया, है ना। पीछे वाला हम क्या था कि E1 से निकला था तो प्लस इधर था तो करंट ऐसे गया था। इसमें E2 का प्लस ऊपर है तो ये करंट ऐसे भेजेगा। ठीक है, पहले क्या करना कि पहला जो केस है उसको देख के समझ के कर लोगे। इसको तुम लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से KVL को लगाना, फिर इससे मैच कराना कि तुम्हारा मैच करता है कि नहीं, जो तुम कॉन्सेप्ट सीखो वो सही सीखे हो कि नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग बंद लूप यानी जो ABCD है उसमें KVL को लगाते हैं। तुमको क्या सिखाए थे कि जिस सेल से करंट को चलाओ कोशिश करो कि हमेशा वहीं से चलें और फिर वहाँ तक पहुँचे। तो इस बार हम E2 से चले थे तो E2 से लिखना शुरू करेंगे। E2 के प्लस से करंट निकल रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ऐसा करते हैं, पहले पूरा में देख लेते हैं कौन चार्ज हो रहा है कौन डिस्चार्ज हो रहा है। तो देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये प्लस से घुस रहा है मतलब चार्ज हो रहा है। इसमें भी देखो प्लस से घुस रहा है मतलब चार्ज हो रहा है। हो गया, 3 ही सेल था। ठीक है, जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम माइनस में लिखेंगे, जो चार्ज हो रहा है उसको प्लस में लिखेंगे। तो E2 डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ से शुरू करो, तो क्या लिखेंगे -E2 प्लस, चलते जाओ। इसके बाद क्या मिला, रेसिस्टेंस, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस I इंटू R2, I इंटू R2। फिर आगे बढ़ो, R2 के बाद क्या है, R1 है तो I करंट ही है तो I इंटू R1, I इंटू R1। अब इसके बाद क्या है, सेल है, सेल चार्ज हो रहा है तो इसका EMF प्लस में, तो इसको लिखना पड़ेगा प्लस E1 क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। फिर आगे बढ़ो,
अब देखो इसमें भी प्लस से करंट घुस रहा था तो ये चार्ज हो रहा था, तो इसको भी प्लस, तो प्लस E3, और फिर अब देखो रेसिस्टेंस है तो I इंटू R4, फिर यहाँ आ जाओ I इंटू R3, अब तो कुछ नहीं है, यानी इतना बराबर 0। यही किरचॉफ का वोल्टेज नियम हो गया। ठीक है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी भी सेल से चलाओ, उसके अकॉर्डिंग तुम इक्वेशन को लिखो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा सही आएगा। यहाँ भी देखो हम लोग चूँकि करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे थे, इसलिए करंट इंटू रेसिस्टेंस जो किए थे I इंटू R1 या I इंटू R2, वो सारा वैल्यू किस में आया था, प्लस में था। करंट के उल्टा चल रहे होते तो माइनस में आता। ऐसा केस भी आएगा तुमको आगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ माइनस होगा, वो आएगा। तो 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। तो KVL लगाने आ गया तुमको, है ना। अब तुम चाहोगे तो ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अपने प्रैक्टिस के लिए E3 से करंट को चलाना और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखना, फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, KVL को लिखना तो सीख जाओगे कैसे होगा। तो ये था हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इस पे जब हम और क्वेश्चन को कराएंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, और इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको दोनों को, प्रीवियस वीडियो जो था किरचॉफ का करंट लॉ का उसको भी और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ को भी, दोनों को देख के अच्छे से समझ लोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इससे आगे इस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम होगा उसको करवाएंगे, जितना कुछ संभव हो सकता है। और जैसा कि लग रहा है कि अब बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलने वाले हैं, क्लास स्टार्ट होने वाला है। बस थोड़ा सा गाइडलाइन का इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन मिलता है। तत्काल तुम लोग तो ऐप पे पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ो, है ना। तो KCL KVL दोनों कंप्लीट हो गया तुम्हारा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इसका, क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ाएंगे वो इसी सब पर बेस्ड होगा, है ना। तो इतना कवर करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे।